सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 129वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सुबोध मिश्र। नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे मन की बात कार्यक्रम के नवीनतम अंक पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ अपने विचार साझा किए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार। चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस साल की उपलब्धियों पर क्या कहा है। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। अशोक जी, आपने प्रधानमंत्री की ये बात सुनी और उन्होंने जो कहा कि इस वर्ष भारत ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है, क्या आप इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोताओं को समझने में थोड़ी आसानी हो? जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वंदे मातरम का जो 150 वर्ष पूरे हुए उसमें भी ये दिखाई दिया, लेकिन मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि ये खेल की दृष्टि से भी ये 2025 एक यादगार साल रहा, क्योंकि हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलेटिक ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित कर दिया। तो कहने का अर्थ ये था कि कोई ऐसी बाधा नहीं है जो भारत के या भारतीयों के, भारत के नौजवानों के हौसले को रोक सकती हो। तो इसी प्रकार से उन्होंने विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने जो बड़ी छलांग लगाई उसका जिक्र किया। शुभांशु शुक्ल पहले भारतीय बने तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण हो या वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब लगभग 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। तो इस प्रकार से साल के शुरुआत में भी प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ उसे भी पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। और इसी तरह साल के अंत आते आते अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी, जैसा प्रधानमंत्री के बाइट में भी आया था, स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। और लोग अब वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा है या जिसमें भारत की मिट्टी की गंध है। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। ये बात भी सही है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं अनेक क्षेत्रों में झेलनी पड़ी और अब तो देश जो है वो 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। और मन की बात के इस एपिसोड में आत्मविश्वास और उपलब्धियों की जो भावना दिखती है, जो प्रधानमंत्री की बातों से झलकती है, वह देश के किस मूड को दिखा रही है? दुनिया आज भारत को बहुत आशा के साथ देखती है। भारत से उम्मीदों की भी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारी जो युवा शक्ति है, विज्ञान के क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां हैं, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इससे दुनिया बहुत प्रभावित भी हुई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं।
प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूँ तो मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, वो कैसे अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है, प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, यानी पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। जी, आपने यंग लीडर्स डायलॉग का उल्लेख किया और आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसके बारे में क्या कहा है। भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। इसमें हमारे युवा इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडियाज शेयर करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्सुक हूँ। अशोक जी, शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश में युवाओं को अभी बहुत प्रेरणा की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने विचार रखते हैं वो युवाओं को प्रेरित करने में काफी अहम भूमिका उसकी हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के भीतर युवाओं को प्रतिभा दिखाने के नए नए अवसर मिल रहे हैं। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म विकसित हो रहे हैं जहां युवा अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है स्मार्ट इंडिया हैकाथलॉन। ये हैकाथलॉन एक और अवसर है और एक और माध्यम है जहां आइडियाज को एक्शन में बदल सकते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथलॉन 2025 का जो समापन इसी महीने हुआ है और इस हैकाथलॉन के दौरान 80 से ज्यादा सरकारी विभागों के 270 से ज्यादा समस्याओं पर स्टूडेंट्स ने काम किया। यानी स्टूडेंट्स ने ऐसे सॉल्यूशन दिए जो रियल लाइफ चैलेंजेस से जुड़े हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या है। तो इसे लेकर युवाओं ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर किए। फाइनेंशियल फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट जैसी चुनौतियों के समाधान पर भी युवाओं ने अपने आइडिया सामने रखे। गांव में डिजिटल बैंकिंग के लिए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर भी सुझाव आए सामने। तो कई युवा तो एग्रीकल्चर सेक्टर की चुनौतियों के समाधान में जुटे रहे। पिछले 7-8 साल में स्मार्ट इंडिया हैकाथलॉन में 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने और 6,000 से ज्यादा संस्थाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं ने सैकड़ों समस्याओं के सटीक जो सुझाव थे या हल थे वो भी निकाले। तो इस तरह से ये जो आयोजन समय समय पर होता रहता है और प्रधानमंत्री ने युवाओं से विशेष तौर से आग्रह किया कि वो इन सब हैकाथलॉन का हिस्सा। और प्रधानमंत्री अक्सर कई छोटे छोटे उदाहरण देकर बातें समझाते हैं और कई छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करते हैं कि देश में कहाँ क्या चल रहा है और क्या अच्छा हो रहा है। इस बार भी ऐसे कुछ उदाहरण दिखाई दिए। इससे आम नागरिकों को क्या संदेश जाता है? ये प्रधानमंत्री का एक स्टाइल है कि वो जब मन की बात करते हैं तो वो संवाद की शक्ल में करते हैं, वो एक तरफा बात नहीं कहते। और इसीलिए फिर वो जिन जिन क्षेत्रों में हमारे महिलाओं ने, आदिवासियों ने जो कुछ प्रगति की होती है तो उन तक वो पहुंचते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। और इस कड़ी में अगर हम आज देखें, विशेष तौर से ये कहना चाहूंगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसका रिसर्च और इनोवेशन जो उसकी विशेष पहचान है, तो कुछ साल पहले वहाँ के कुछ छात्रों ने महसूस किया कि पढ़ाई और रिसर्च के बीच में संगीत के लिए भी जगह होनी चाहिए। बस यहीं से एक छोटी सी म्यूजिक क्लास शुरू हुई। न बड़ा मंच, न बड़ा कोई बजट, धीरे धीरे से ये पहल बढ़ती गई और आज इसे हम गीतांजलि IISc के नाम से जानते हैं। अब ये सिर्फ एक क्लास नहीं, कैंपस का सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। तो यहाँ से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, लोक परंपराएं, शास्त्रीय विधाएं, छात्र यहाँ साथ बैठकर रियाज करते हैं। प्रोफेसर सब साथ बैठते हैं, उनके परिवार भी जुड़ते हैं।
आज 200 से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। और खास बात यह है कि जो विदेश चले गए वो भी ऑनलाइन जुड़कर इस ग्रुप की डोर थामे हुए हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण दिए, और एक उदाहरण और उन्होंने बहुत दिया कि अपनी जड़ों से जुटे रहने के ये जो प्रयास हैं, एक भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के अलग कोनों में वहाँ के बसे भारतीय भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि देश के बाहर एक जगह है दुबई, वहाँ रहने वाले कन्नड़ परिवारों ने खुद से एक जरूरी सवाल पूछा कि हमारे बच्चे टेक वर्ल्ड में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं वो अपनी भाषा से तो दूर तो नहीं हो रहे। और यहीं से जन्मा कन्नड़ पाठशाले का एक प्रयास, और जहां बच्चों को कन्नड़ पढ़ाना, सीखना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। आज इसमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। बाकी कन्नड़ नाडु नोडी नम्मा हिमेन, कन्नड़ की भूमि और भाषा हमारा गर्व है। तो ये इस तरह से प्रधानमंत्री उन सब उदाहरणों को भी लाते हैं। और अगर मैं इसी कड़ी में एक और बात कहूं, प्रधानमंत्री ने जो उदाहरण के तौर पर कहा कि एक पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह। तो इस कहावत को फिर से सच करके दिखाया है मणिपुर के एक युवा सेठ जी ने। उनकी उम्र 40 से भी कम है। श्रीमान मोइरंगथम जी मणिपुर के जिस दूर सुरूज क्षेत्र में रहते थे, वहां बिजली की बड़ी समस्या थी। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने लोकल सोल्यूशन पर जोर दिया, और उन्हें ये सोल्यूशन मिला भी, सोलर पावर। तो हमारे मणिपुर में वैसे भी सोलर एनर्जी पैदा करना आसान है, तो उन्होंने सोलर पैनल लगाने का अभियान चलाया, और इस अभियान की वजह से आज उनके क्षेत्र में सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई है। तो इस तरह के उन्होंने कई और उदाहरण भी दिए, जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक योजना जो है केंद्र सरकार की। इसके तहत हर लाभार्थी परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75 से 80 हजार रुपए दे रही है केंद्र सरकार। तो उनके इस प्रयास, ये उनका व्यक्तिगत प्रयास भी था, और इससे जो अभियान की बात शुरू हुई, उनको प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी। आपने बिल्कुल सही कहा कि सांस्कृतिक, सामाजिक और विकास से जुड़े विषयों को एक साथ रखने की प्रधानमंत्री की शैली बहुत प्रभावी है। उनका ये अंदाज है, इसका आप युवाओं पर कैसा प्रभाव देखते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें लोग भी अपने सुझाव भी देते हैं, प्रधानमंत्री सुझाव मांगते भी हैं, और फिर उन सुझावों में से प्रधानमंत्री कुछ मन की बात में उदाहरण के तौर पर भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, एक ऐसी गाथा साझा किया प्रधानमंत्री ने जिस पर कि बारामूला में जहनपोरा नाम की एक जगह है, वहाँ लोग बरसों से कुछ ऊंचे ऊंचे टीले देखते आ रहे थे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल की नजर इन पर पड़ी तो इलाकों को ध्यान से देखना शुरू किया। तो इसमें से वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ, और उसके जरिए जो तस्वीरें सामने आई और जमीन से मैपिंग की गई, तो कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई। इस तरह के कई और दिलचस्प कड़ी उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस के एक म्यूजियम के आर्काइव्स में एक पुराना धुंधला सा चित्र मिला। बारामूला के उस चित्र में 3 बौद्ध स्तूप नजर आ रहे हैं। यहीं से समय ने करवट ली और कश्मीर का एक गौरवशाली इतिहास हमारे सामने आया। करीब 2000 साल पुराना इतिहास है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा प्रयास हुआ है कि फिजी में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए एक पहल की गई है। वहाँ की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास हो रहे हैं। पिछले महीने फिजी की टाकी इलाके में वहाँ के एक स्कूल में पहली बार तमिल दिवस मनाया गया। इसी तरह से तमिल भाषा के प्रचार के लिए लगातार काम हो रहा है। और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र काशी में चौथा काशी तमिल संगम हुआ है, और एक ऑडियो क्लिप भी प्रधानमंत्री ने सुनाया, जिससे अंदाजा लगा कि तमिल बोलने की कोशिश कर रहे हैं आज के नौजवान, बच्चे भी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक टंडन जी, आपने मन की बात के आज के एपिसोड के विभिन्न पहलुओं पर हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 129वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094040।
444। सुर्खियों में।